The name of the chapter is Periodic Classification of Elements. What is the need to study this chapter, Periodic Classification of Elements? क्या जरूरत पड़ गया periodic classification? पहले तो वर्ड कॉल करो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। आपको याद होगा कि एक क्लास 9 में बायो में एक चैप्टर है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना चैप्टर डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्यों जरूरत पड़ा था डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म? क्योंकि इतने सारे ऑर्गेनिज्म हैं, हाँ, कि सारे को इंडिविजुअली नहीं बता सकते हैं कि उसका कैरेक्टर क्या होगा, है ना। तो उसको हम लोगों ने किंगडम, क्लास, फाइलम, ऑर्डर, है ना, फैमिली, जेनस, स्पीशीज, इन सब में बांट दिया। जैसे किंगडम में ही एक हो गया प्लांट किंगडम और दूसरा हो गया एनिमल किंगडम। तो हम लोग नहीं बोल देते हैं कि हम लोग भी एनिमल, तो कुछ क्राइटेरिया हमारा और जानवर से मिल रहा है तब ना हम लोग आपस में कह दे रहे हैं कि हम लोग एनिमल किंगडम है। क्यों नहीं पौधे को हम कह दिए कि हम लोग पौधा और हम लोग एनिमल किंगडम? कुछ थोड़ा सा ब्रॉड वे में अगर कहा जाए तो हमारे और जो चार जीव का जो जंतु है उसमें सिमिलरिटी है, इसीलिए कुछ मैचेबल है। तो उसी तरह से एलिमेंट्स की संख्या भी बहुत ज्यादा है, ठीक है, एलिमेंट्स की संख्या भी बहुत ज्यादा है। तो सारे को एक एक को इंडिविजुअली समझ पाना मुश्किल है। तो उसके लिए खाली कुछ रेफरेंस बोल दिया जाएगा तो हम लोग समझ जाएंगे कि ओ ये चीज चूंकि बोला गया कि मेटल है, मान लिया कि तुमको बता दिया गया कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मेटल्स लूजेस इलेक्ट्रॉन, इस आधार पे आपको बोला गया कि देखो भाई एक्स जो एलिमेंट हमको मिला है दिस इज ऑल्सो मेटल। तो आप बड़े आराम से कह दीजिएगा कि ओ बोला है कि एक्स इज मेटल है, इसका मतलब इट विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड इट विल लूज इलेक्ट्रॉन, आगे जो भी है ना। तो ये एक कैरेक्टर बनाने का तरीका हुआ। तो ऐसा नहीं कि जो आप आजकल जो ज्यादातर हम जो आप आज लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल देख रहे हैं, ये नहीं समझें कि शुरू से यही बना हुआ था। काफी इसमें डे बाय डे मॉडिफिकेशन हुआ, ठीक है। जैसे उसमें बहुत सारे साइंटिस्ट लोग कंट्रीब्यूट किए, ऑब्जेक्शन आया, ड्रॉबैक्स आया, है ना। जैसे मैं अगर अर्ली अटेम्प्ट हम अगर देखें क्लासिफिकेशन का क्या था, तो उसमें पहला नाम आपका आता है लैबोजियर। ओके, लैबोजियर जो क्लासिफाई किए क्लासिफिकेशन, लैबोजियर क्या क्लासिफाई किए वो थोड़ा ब्रॉडली क्लासिफाई कर। जैसे उन्होंने कह दिया कि देखिए भाई हार्डनेस और मैलेबिलिटी या चमक, इनके आधार पे उन्होंने सोडियम और लेड को क्या कर लिया, एक ग्रुप में डाल दिया और कहा कि मेटल, ठीक। लेकिन सिर्फ हार्डनेस, मैलेबिलिटी, शाइनिंग प्रॉपर्टी, ये तमाम बातों के आधार पे अगर सोडियम और लेड को हम लोग एक कैटेगराइजेशन में ले लिए तो भी लेड और सोडियम का बहुत सारा गुण में अंतर है, ठीक। इसलिए लैबोजियर के अटेम्प्ट को क्या माना गया, इनएडिक्वेट माना गया। इनएडिक्वेट मीन्स अपर्याप्त, मीन्स बहुत ज्यादा वैलिडिटी नहीं। तब आए हमारे एक और केमिस्ट जिनका नाम था डॉवर्नियर। ओके, क्या केमिस्ट था?
ये जर्मन केमिस्ट थे और इन 1817 इन्होंने ये डिस्कवर किया। ये तो पूछने वाला नहीं है कि ये साइंटिस्ट किस देश का था, ओके, और कब डिस्कवरी की ये भी नहीं पूछा जाएगा। लेकिन चूंकि चैप्टर चल रहा है, इंट्रोडक्शन हो रहा है, उससे थोड़ा बहुत आदमी पढ़ लेता है। ठीक, जैसे ये एक नॉलेज के लिए आपको बताना, बोलने का क्या जरूरत था, एक आपको नॉलेज दी, अवेयरनेस दी, आप भी कहीं बोलिए, ठीक है। तो 1817 डॉबेनियर्स क्लासिफिकेशन, डॉबेनियर्स ट्रायड, इसमें लिखा जाता है एक्चुअली ट्रायड, ट्रायड, ट्रायड मीन्स थ्री, थ्री। उन्होंने कहा जो भी उनको एलिमेंट्स मिला, जैसे मान लिया उनको मिला लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। और हाँ तेजस्वी कुमार, अभी ग्रुप नहीं बोलना, अभी ग्रुप पीरियड बोलना मना, ओके। अभी हमारा भाषा एकदम शुरुआत वाला है, कैसे कैसे वो लोग ट्राई किए। तो लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, ये जो हमारे डॉबेनियर भाई साहब हैं, उनको लगा कि ये तीनों का केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर है, इक्वल नहीं, सिमिलर, सिमिलर है। तो उन्होंने इन सब का जो एटॉमिक मास वगैरह पता किया, तो वो कुछ इस तरह से आया 7, 23, 39। उन्होंने क्या किया कि इसको अरेंज कर दिया इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर। सिंस their properties are similar, therefore Dobenier grouped it in one group, okay, and he arranged these elements in increasing order of atomic mass, okay, increasing order of atomic mass पर ये गौर करना कि डॉबेनियर, न्यूलैंड, मेंडलीव, ये जितने भी साइंटिस्ट का नाम मैं लूंगा, सब मैं बोलूंगा एटॉमिक मास। ये बात आप गौर कर लीजिए, ये बोर्ड का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन आज जो आप पीरियोडिक टेबल देख रहे हैं, दिस इज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर। और आपको पता चलेगा इतना लोग ये लोग खोज कर लेते थे, थोड़ा सा चुप रह जाने के कारण कोई और नाम कमा रहा है, ना बेचारे डॉबेनियर नाम कमा रहे हैं, ना हमारे क्या नाम है न्यूलैंड नाम कमा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि मेंडलीव तो बहुत हद तक पीरियोडिक टेबल सही ही बना लिया, लेकिन कोई बात नहीं, होता है। तो इन्होंने जब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस के आधार पे लिखा, क्या हुआ, हाँ, तो उन्होंने पाया कि ये बीच का जो एलिमेंट है वो इन दोनों एलिमेंट का अरिथमेटिक मीन है। आपको शायद मालूम होगा अरिथमेटिक मीन किसको कहते हैं, थोड़ा सा मैं मैथ्स पढ़ा देता हूँ। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आप पढ़े हैं, जिसमें बताया गया है कि अगर ए बी सी इज इन प्रोग्रेशन तो बी इज अरिथमेटिक मीन ऑफ ए एंड सी। और आप समझ में आ रहा है ना, ए बी सी आर इन एपी, अगर ए बी सी एपी में है तो बी जो है वो अरिथमेटिक मीन ऑफ एसी। और आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का ये भी डेफिनेशन बताया गया है कि ये अगर T1 है और ये T2 है और ये T3 है, तो T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 माइनस T2, ओके। तो मैं जरा सा इधर उधर इसको करता हूं, तो ये मुझे मिलेगा T3 प्लस T1
और ये मिल जाएगा 2T2, यानी T2 इज इक्वल टू T3 प्लस T1 बाई 2। तो T2 मेरा कौन है? ये B है। T3 कौन है? C है। T1 कौन है? A है। तो क्या आया? B इज इक्वल टू C प्लस A बाई 2। बीच वाला दोनों एक्सट्रीम का एड बाई 2। तो आप भी वही काम करिए, एक्सट्रीम दोनों ले लीजिए, 7 एंड 39, 7 एंड 39 मैंने ले लिया, बाई 2 किया, तो 39 प्लस 7 46, 46 बाई 2 23। आप क्या पा रहे हैं? सोडियम, है ना? सोडियम का आपने एटॉमिक मास पा लिया। और जोड़ा किसका था? लिथियम और पोटेशियम। लिथियम और पोटेशियम के एटॉमिक मास को जोड़कर डिवाइडेड बाय 2 मीन्स जो अरिथमेटिक मीन का वैल्यू आता है, दैट इज द एटॉमिक मास ऑफ। समझ में आया? आयुष माधव, समझ आया बाबू? हाँ, तो ये हमारा हुआ जॉबैंगर। जैसे और भी एलिमेंट्स उन्होंने लिए, एक तो ले लिया लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ले लिया, है ना? लिथियम, सोडियम। दूसरा हम ग्रुप ले रहे हैं, दैट इज क्लोरीन, ब्रोमीन या ब्रोमाइन, प्रोनाउंसिएशन में भी डिफर, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ये आज हम लोग भी जान चुके। ये सब क्या हुआ? हैलोजन ग्रुप, है ना? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब हैलोजन है। मीन्स आज के हिसाब से भी हम बोल दें तो these are salt producers, these are non natural, है ना? तो जॉबैनिया ने पाया कि इन सब का केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर है, और इसको भी उन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर के आधार पे, एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर के आधार पे रख दिया। ठीक, इस तरह से रख दिया। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन याद रखिएगा, ट्रायड वगैरह याद रखिएगा, कौन कौन ट्रायड। जैसे वो था लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है? तो अब यहां पर क्या करेंगे? क्लोरीन और आयोडीन, इन दोनों का एटॉमिक मास जोड़ेंगे। क्लोरीन का आपका हो गया 127, सॉरी, क्लोरीन का हो गया 35.5, ब्रोमीन का हो गया 80 डिवाइडेड बाय 2, जोड़े कितना आया? 115.5 बाई 2, है ना जी? तो ये हमारा वैल्यू आ रहा है 81.2, 81.2 अप्रॉक्स, अप्रॉक्स नहीं, महा अप्रॉक्स 80, केमिस्ट्री में महा अप्रॉक्स, तो लगभग वो। So this is Jovenius triad. Okay, triad means 3. तो बाहर गया है। सबसे बड़ा बात है कि ऑनलाइन क्लास में भी कोई बोलता है सर बाहर गया है, तो ये भी और ये दो किनारे को यदि मैं जोड़ूं एक्सट्रीम वाले को, तो 40 प्लस 137 बाई 2, यानी कितना हो जाएगा? 177 बाई 2, 2 8 just 16, 1 2 8 just 16, 1 5। चलिए, वाह, महा अप्रोक्सीमेशन। ठीक, एंड दैट इज 87.5, क्या आया था? 88.5 और लगभग मान लिया गया 87.5। वाह, तो ये बीच के करीब बराबर है, मतलब अप्रोक्सीमेशन पे बेस्ड है ये लॉ। लॉ नहीं कहेंगे, अप्रोक्सीमेशन पे बेस्ड है ये जो जॉबैनिया ने अपना ऐसा लॉ ही कहा जा रहा है, लॉ ऑफ ट्रायड। लॉ ऑफ ट्रायड लिमिटेड है,
लॉ ऑफ ट्रायल, डॉबेनियर्स। तो ये हमने सेकंड साइंटिस्ट को समझा कि उनके द्वारा क्या न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। हाँ, देखो जरा सा समझना। उसके पहले आज संगीत कार्यक्रम न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। ऑक्टेव मीन्स क्या होता है? 8 न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। आप शायद जानते होंगे म्यूजिक में सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी। क्या होता है उसके बाद? सारे गामा पा धा नी सा। अरे वाह, वेरी गुड। सारे गामा पा धा नी सा। एक्चुअल में आपको पता नहीं होता है कि सारे गामा पा धा नी सा, लगता है कि आप स्ट्रीम एंड में जा रहे हैं। एक्चुअल में रिपीट कर रहे हैं सा, ये होता है। ये नहीं कि सा रे गा मा पा धा नी सा, यहां नहीं होगा। सा आपने क्या किया? रिपीट किया वही शब्दों को। तब 7 शून्य 8वें बार में 7 बार डिफरेंट लिखा, 8वां बार में वही लिखा जो पहले लिखा। फिर आप क्या लिखिएगा? रे अगेन, है ना? रितिका म्यूजिक सीखती हो? अरे वाह, तब तो ये जानते होगी सारे गामा पादा नी सा। फिर होता है सारे रे गा गामा मापा, है ना? दो शब्द लेकर किया जाता है। तो उन्होंने क्या किया? ये चीज एक बताने का तरीका हुआ। उन्होंने कुछ एलिमेंट्स लिए, 56 एलिमेंट्स लिए उन्होंने। उनको 56 एलिमेंट्स उस समय तक का मालूम था। तो उन्होंने क्या किया? न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव में जो 56 एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया, उसमें मैं आपको यहाँ पर शो कर रहा हूँ सर्टेन एलिमेंट्स को ही लेकर, जैसे कि हम इनके मेरिट्स और डिमेरिट्स दोनों को ऑब्जर्व कर सकते। जैसे मेरिट्स में पहले आप ये जान जाइए कि इन्होंने इस तरह से अरेंज क्यों किया। जैसे इस सीधे में क्या किए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 लिया है ना? फिर 8वां यहां रखिए। तो अगर जो हमारा पिछला जानकारी है, जो हमें डॉबेनियर्स ने बताया था, उन्होंने बताया था कि लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम दे आर ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज। तो हमें ये पता है कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम का प्रॉपर्टी सिमिलर है। तो आप लिथियम से शुरू कीजिए। तो मैंने क्या बताया? सारे गामा पाधा नी सा। 8वां क्या होता है? रिपीट कर जाता है। तो देखो सा रे गा मा पा धा नी सा। 8वां एलिमेंट का गुण वही है जो पहले का था, लिथियम, है ना? तो मिला। फिर आइए यहां से कीजिए, सा रे गा मा पा धा नी सा। यस, मिल गया ना? इसीलिए इसको कहते हैं न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, यानी 8वां जो एलिमेंट होता है उसका केमिकल प्रॉपर्टी अपने से पहले से सिमिलर होता है। इस तरह से उन्होंने अरेंज किया। क्लियर? आप तो ये बात उन्होंने बताया कि इस तरह से एलिमेंट का सिमिलर प्रॉपर्टी होता है। लेकिन दिक्कत ये हुआ कि ये जो उनका लॉ था, ये सिर्फ फॉलो हो रहा था लाइटर एलिमेंट से, सिर्फ लाइटर एलिमेंट।
और वो अप टू, हाँ 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 तेजस्वी, वेरी गुड, कैल्शियम तक ही ये ओबे कर रहा था रूल, उसके बाद ये रूल फेल हो जाता है। ठीक, जैसे कुछ आप देखिए यहीं पर सबसे तारीफ का बात लगता है कि जब हम मैग्नेटिज्म पढ़ते हैं, या आप एक में पढ़े भी हैं एक क्लास में, कि मैग्नेटिक पार्टिकल में कोबाल्ट निकल फेरस आता है ना, कोबाल्ट निकल और फेरस। पता नहीं उनको क्या सूझा कि कोबाल्ट निकल को एक साथ रख दिया और फेरस वहां रख दिया। ठीक, फेरस का प्रॉपर्टी मैच कर रहा है कोबाल्ट निकल से, तो बेचारा उत्तर तरफ, कोई दक्षिण तरफ, है ना। तो ये सब ड्रॉबैक्स न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेन में आने लगा। पहला तो ये कि ये कैल्शियम तक ही फॉलो होता है। दूसरा ये कह सकते हैं कि उन्होंने जो ये थोड़ा सा, मैं जो कहूंगा कि बड़ा प्राउडली कहा कि 56 एलिमेंट्स डू एग्जिस्ट इन नेचर, और उन्होंने ये तक कह दिया कि likely to be discovered, no more elements likely to be discovered in future, फ्यूचर में और कोई एलिमेंट नहीं लगता है कि डिस्कवर होगा। तो ये भी एक गलत ही कहना था। ठीक है, तो ये ड्रॉबैक्स हम लोग देख रहे हैं कि उससे कि नोबल गैसेस डिस्कवर हुआ और उसका कोई जगह ही यहाँ नहीं है ना। आखिर अगर नोबल गैसेज मुझे मालूम हुआ कि हाँ नोबल गैसेज है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, पेट्रॉन, जेनॉन, रेडॉन, कहाँ उसको हम जगह देंगे? वो तो पूरा जगह भर चुके हैं, है ना। उस समय नोबल गैसेज नहीं डिस्कवर हुआ था, और उन्होंने कहा कि 56 एलिमेंट ही एग्जिस्ट कर रहा है नेचर में, और लाइकली टू नॉट बी डिस्कवर्ड इन फ्यूचर। ये तमाम बातें, ठीक है, गलती में माना जाएगा। ये गलती में ये भी माना जाएगा कि किस कारण से उन्होंने कोबाल्ट और निकल को क्लोरीन के नीचे रख दिया, क्यों इन्होंने इन दोनों को क्लब कर कर क्लोरीन के नीचे रखा। तो इस सब का कोई रीजन नहीं बताया गया। उन्होंने सिर्फ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के आधार पर रखा एलिमेंट्स को, ठीक है, और उस समय क्या कंडीशन उनको फुलफिल कर रहा होगा उस आधार पे वो रखे होंगे। बाद में हम लोगों को कुछ प्रॉपर्टी वगैरह या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट मालूम चला तो डिमेरिट पता चलने लगा। ठीक है, तो